जैसे ही आईपीएल का सीजन आता है, पब्लिक के बीच में होड़ सी लग जाती है। फैंस आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी फेवरेट टीम या प्लेयर इस सीजन को जीतेगा। और एक प्लेयर हर सीजन में ऐसा होता है जो हर बार जीतता है, वो है आईपीएल स्पॉन्सर। और पिछले 2 साल से वो प्लेयर था टाटा। 2024 का सीजन भी टाटा ने 2500 करोड़ की बिड जीतकर अपने नाम किया और 2028 तक टाटा ही आईपीएल का स्पॉन्सर बना रहेगा। आखिर टाटा ग्रुप, जो एक टाइम पर एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म थी, जिसे 21,000 रुपए लगाकर स्टार्ट किया गया था, और आज वो 2500 करोड़ की स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट लीग के लिए। तो चलिए आज हम टाटा ग्रुप के बारे में जानते हैं, और उसके लिए हमें 200 साल पीछे जाना होगा, साल 1822 में। गुजरात में रहने वाले एक पारसी प्रीस्ट के घर में नसरुद्दीन टाटा का जन्म होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी सोच उनके घर वालों से अलग होने लगती है। वो अपने परिवार की चलती आ रही प्रीस्ट बनने की प्रथा को तोड़कर बिजनेस करने के लिए अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर गांव से निकल जाते हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश में मुंबई पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो पूरी लगन से दिल में कुछ अलग करने की उमंग लिए बिजनेस बनाने के काम पे लग जाते हैं। और फिर उनकी नजर कॉटन पर जाती है। उस टाइम पे इंडियन कॉटन की डिमांड क्लॉथ मार्केट में बहुत ज्यादा थी। इसको देखते हुए वो एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं और रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ वो अपने बेटे जमशेदजी टाटा को उस टाइम की बेहतरीन शिक्षा दिलवाते हैं। और जब जमशेदजी एल्फिंस्टोन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, तो उसके बाद वो अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पिताजी ने भी जमशेदजी के अंदर बिजनेस करने की वही भूख देखी जो उनके अंदर थी जब वो अपना गांव छोड़कर निकले थे। इसी को देखते हुए वो जमशेदजी टाटा को चाइना में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए भेजते हैं। और जमशेदजी टाटा उनकी उम्मीद से कई गुना बढ़कर काम करते हैं। वो अपने बिजनेस को चाइना, जापान, यूरोप और यूएस में भी ओपन कर लेते हैं। बाहर जाके उन्होंने एक और चीज फेस की, वो थी रेसिज्म। उन्होंने देखा कि यूरोप और ब्रिटेन जैसे देश अपने होटलों में इंडियन को एंट्री नहीं देते। एक किस्सा तो इनके साथ भी हुआ। जब वे ब्रिटेन के वेटसन होटल में जाते हैं, उस होटल के बाहर लगे बोर्ड पर देखते हैं डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और उन्हें होटल में एंट्री नहीं दी जाती, ये बोलते हुए कि यहाँ पर खाली व्हाइट्स यानी गोरे लोग ही आ सकते हैं। इसे जमशेदजी टाटा अपनी ही नहीं बल्कि देश की भी बेइज्जती महसूस करते हैं और वो अपने मन में ठान लेते हैं कि अपनी देश भारत में इससे भी शानदार 5 स्टार होटल खोलना है। फिर वो अपने देश भारत वापस आ जाते हैं और यहाँ वो लॉस में चल रहे एक ऑयल मिल को 21,000 रुपए में खरीद लेते हैं और उसे कॉटन मिल में बदल देते हैं। यहाँ से टाटा रॉ कॉटन एक्सपोर्ट के साथ साथ कॉटन प्रोडक्शन में भी घुस जाता है। अपना एक और कॉटन प्लांट नागपुर में लगा लेते हैं और किस्मत भी जमशेदजी टाटा का खूब साथ देती है। इन दिनों अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और यूके के लिए अमेरिका कॉटन का मेजर सप्लायर था। इस सिविल वॉर के चलते अमेरिका कॉटन की सप्लाई बंद कर देता है और यहाँ पर जमशेदजी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो अपनी कॉटन यूके को सप्लाई करने लगते हैं, वो भी डबल रेट में। इस पीरियड ऑफ टाइम में उनका बिजनेस कई गुना बढ़ा। जमशेदजी कई देशों में घूमे हुए थे और वहाँ की मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए वो भी चाहते थे कि उनका देश एक डेवलप्ड कंट्री बने, जिसके लिए उन्होंने 4 सपने देखे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन स्टील कंपनी बनाना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाना, प्रीमियम होटल बनाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाने के लिए हाइड्रो प्लांट बनाना। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम पर लग जाते हैं और सबसे पहले वो 1903 में भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई के कोलाबा वाटर फ्रंट पर खोलते हैं, जिसका नाम ताजमहल होटल रखा जाता है। यह होटल वाकई में बहुत ही लग्जूरियस था और उस टाइम पे 110 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आज तक भी ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल की लिस्ट में आता है। होटल खोलने के साथ साथ वो 1903 में भारत की पहली स्टील प्लांट की भी नींव रखते हैं। पर यहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है। 1904 में जमशेदजी टाटा बिजनेस के सिलसिले से जर्मनी जाते हैं और यहाँ पर तबीयत खराब होने से उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद उनकी कंपनी की कमान उनके बेटे दोराबजी टाटा संभालते हैं। वो भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरे करने की ठान लेते हैं। फिर 26 अगस्त 1907 में वो स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश कर देते हैं और साल 1912 तक इसमें स्टील की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जन्म होता है। 1907 से 1912 तक वो जमशेदजी टाटा के 2 और ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। 1909 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टार्ट करते हैं और 1911 में पावर प्लांट की भी स्थापना करते हैं। फिर साल आता है 1914, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस वॉर में टाटा स्टील एक बड़ा सप्लायर रहा ब्रिटेन के लिए। वॉर में इस्तेमाल होने वाले टैंक से लेके रेलवे ट्रैक तक सब में टाटा स्टील का यूज किया गया, क्योंकि उनकी स्टील की क्वालिटी सबसे बेस्ट थी। इसी को देखते हुए दोराबजी टाटा अपनी स्टील की प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ दोराबजी टाटा एक अच्छे इंसान भी थे। उन्हें पता लगता है कि स्टील प्लांट में कुछ वर्कर ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है और उन्हें घंटों ट्रैवल करके कंपनी तक आना पड़ता है। इसी को देखते हुए वो अपने वर्कर्स के लिए, जिन्हें वो अपना परिवार मानते थे, और आज तक टाटा ग्रुप इसी सिद्धांत पर काम करता है, वो उनके लिए टाटा नगर नाम से एक पूरी सिटी डेवलप करवाते हैं,
जिसके अंदर सारी बेसिक फैसिलिटी वर्कर को दी जाती थी और ये भारत की पहली प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी बनी थी, जिसे 2019 में क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिल चुका है। दोराबजी टाटा को बिजनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी थी। साल 1924 में वो पेरिस ओलंपिक में इंडिया को स्पॉन्सर करते हैं। इसी के साथ वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने रहे। दोराबजी टाटा के बच्चे नहीं थे और 1931 में उनकी वाइफ की डेथ कैंसर से हो जाती है। उनके डेथ के बाद वो लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट खोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड कैंसर की एडवांस रिसर्च करी जाती है। आगे कोई संतान न होने की वजह से वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, दोराबजी टाटा ट्रस्ट, और अपनी सारी वेल्थ उसमें डोनेट कर देते हैं। फिर साल 1932 में उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद टाटा ग्रुप की कमान उनके भांजे सर नवरोजी सकलतवाला को दी जाती है, जो उनके हर काम में उनके साथ रहते थे। इन्होंने भी टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया और 6 साल तक एज अ चेयरपर्सन टाटा ग्रुप में बने रहे। फिर हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जहांगीर, रतन जी, दादाभाई टाटा, जिन्हें हम JRD के नाम से जानते हैं, वो टाटा ग्रुप को अपनी लीडरशिप के अंडर लेते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और सारी शिक्षा भी वहीं पे पूरी की। उसके बाद वो 1925 में टाटा को एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं और सकलतवाला के कजन होने के बावजूद भी JRD को बिना किसी सैलरी के टाटा ग्रुप में रखा जाता है। यह दिखाता है कि टाटाज हमेशा मेहनत पर बिलीव करते हैं। यही मेहनत और लगन थी जिसने JRD टाटा को ट्रेनी से चेयरमैन बना दिया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप बड़ा होता गया। उन्होंने तकरीबन 50 साल तक टाटा ग्रुप को संभाला। जब उन्होंने 1938 में टाटा ग्रुप को एज अ चेयरपर्सन ज्वाइन किया, तब टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन $100 मिलियन की थी और अपने अंडर में टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन को 5 बिलियन तक पहुंचा दिया। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच वाले इंसान थे और इसी सोच की वजह से उन्होंने साल 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत की, जिसका टाटा नमक आज हर घर की जरूरत बन चुका है। JRD टाटा भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरा जो काम किया वो था साल 1941 मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को बनवाना। फिर साल 1945 में JRD टाटा बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। वो टाटा मोटर के साथ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में अपना कदम रखते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा मोटर पहले गाड़ी या ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन के इंजन बनाता था और 9 साल तक यही काम करने के बाद टाटा कमर्शियल व्हीकल में भी अपना हाथ आजमाना चाहता था, पर उनके पास इस चीज को करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए वो 1954 में डेमलियर बेंज, जो कि एक जर्मन कंपनी है जिसे आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करती है और कमर्शियल व्हीकल बनाना स्टार्ट कर देती है। मर्सिडीज के साथ मिलकर वो अपना पहला ट्रक लॉन्च करती है और फिर साल 1991 में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी बनाना स्टार्ट कर देता है। टाटा मोटर्स के साथ साथ JRD टाटा 1954 में वोल्टास को लॉन्च करते हैं और साल 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की भी शुरुआत होती है। टाटा ग्रुप हर एक सेक्टर में सक्सेस हासिल कर रहा था। साल 1987 में टाइटन को बनाया जाता है, जो कि एक लग्जूरियस फैशन एक्सेसरीज जैसे कि वॉच, ज्वेलरी और आईवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम एयर इंडिया कहते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले भी सर JRD टाटा हैं। ये भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल JRD टाटा को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था और वो भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। इसी को देखते हुए उनका सपना बन गया था एयरलाइन की शुरुआत करने का और साल 1948 में वो अपना सपना पूरा कर देते हैं। भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन टाटा एयरलाइन को लॉन्च कर देते हैं। कहा जाता है कि टाटा एयरलाइन उस टाइम सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में से एक थी और 1953 में नेहरू गवर्नमेंट नेशनलाइज पॉलिसी लेके आते हैं और एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के अंडर गवर्नमेंट टाटा एयरलाइंस को एक्वायर कर इसे एयर इंडिया में बदल देती है। इस चीज से JRD टाटा का दिल टूट जाता है। गवर्नमेंट उन्हें एयर इंडिया का चेयरपर्सन बनाने का ऑफर देती है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और 1977 तक वो एयर इंडिया में सर्व करते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी तब उसके अंडर 14 कंपनी आती थी और जब उन्होंने टाटा ग्रुप को 1988 में छोड़ा तो उसके अंडर 95 कंपनी हो चुकी थी, जिसका बिजनेस 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैला था। JRD टाटा के काम के लिए उन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि अगर JRD टाटा ना होते तो आज इंडिया शायद एयरलाइंस में भी बहुत पीछे होता। अब यहाँ पर टाटा ग्रुप में आपके और हमारे फेवरेट रतन टाटा जी की एंट्री होती है। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो न्यूयॉर्क चले गए। वहां से साल 1959 में अपनी पढ़ाई पूरी करी और इंडिया वापस आ गए। इनका टाटा ग्रुप ज्वाइन करने का एक अलग ही किस्सा रहा है। होता ये है कि JRD टाटा ने 1940 में नेल्को नाम से एक रेडियो बनाने वाली कंपनी खोली और ये कंपनी लॉस में जाने लगी। इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए रतन टाटा को इसकी कमान सौंपी गई। रतन टाटा ने आते ही पहले इस कंपनी का रेडियो प्रोडक्शन बंद करवाया। उन्होंने कहा कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि सैटेलाइट नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा अगर हमें अपनी मार्केट में जगह बनानी है। तो
और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और वहाँ से कंपनी उठना स्टार्ट कर देती है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करने ही लगती है, इतने में भारत के अंदर इमरजेंसी लग जाती है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। पर JRD टाटा ने रतन टाटा की काबिलियत को पहचान लिया था, इसलिए उनकी रिटायरमेंट के बाद साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। ये वही साल था जब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल मार्केट में उतरता है। रतन टाटा का खुद का सपना था कि भारत के हर नागरिक के पास उसकी पर्सनल कार हो। यहाँ से वो और उनकी टीम इस काम पर तेजी से लग जाती है और 1991 में ही वो अपनी पहली पैसेंजर कार लॉन्च कर देते हैं, टाटा सेरा। उसके बाद टाटा सुमो, टाटा सफारी जैसी गाड़ी भी लॉन्च करते हैं। पर ये सभी कार SUV सेगमेंट में आती थी और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए SUV को अफोर्ड करना मुश्किल था। इसे देख रतन टाटा अपने नेक्स्ट कार प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोजेक्ट पे 7 साल काम करने के बाद टाटा इंडिका मार्केट में लॉन्च होती है। रतन टाटा ने एक कार आम आदमी के लिए बनाई थी और होता उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा है। टाटा इंडिका कार मार्केट में बुरी तरह से फेल हो जाती है, जिसकी वजह से टाटा मोटर को 500 करोड़ तक का लॉस हो जाता है। यह देख रतन टाटा अपने पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने की सोचते हैं, जिसके लिए वो अमेरिकन कार जायंट कंपनी फोर्ड के पास जाते हैं। जब वो फोर्ड के ऑफिशियल के साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे उनसे बोला जाता है कि आपका बिजनेस तो ट्रक बनाने का है, पैसेंजर कार हर कोई थोड़ा ना बना सकता है। वैसे तो हम भी आप पर ये यूनिट खरीद कर एहसान कर रहे हैं। ये बात सुनकर रतन टाटा को बड़ी ठेस पहुंचती है और वो अपनी यूनिट बेचने का ऑफर वापस ले लेते हैं और भारत लौट आते हैं। यहाँ आते ही वो फिर से अपने काम पे पूरी लगन से लग जाते हैं। कहा जाता है समय का चक्कर कब पलट जाए कोई नहीं जानता। साल 2008 में फोर्ड कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर काफी लॉस में चल रही थी। फोर्ड उसे बेचना चाहता था और मार्केट के अंदर कोई भी इन कंपनियों पे हाथ रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर रतन टाटा आते हैं और फोर्ड को ऑफर देते हैं कि मैं इन दोनों कंपनियों को खरीद लूंगा। तब फोर्ड के ऑफिशियल बोलते हैं कि आप इन दोनों कंपनी को खरीद के हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। वो अपनी मेहनत से इन दोनों कंपनी को भी प्रॉफिटेबल बना देते हैं और आज ये कंपनी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है। ये कोई इकलौती कंपनी नहीं थी जो टाटा ग्रुप ने एक्वायर करी। इसके अलावा रतन टाटा की लीडरशिप में इन्होंने यूके का सबसे बड़ा और फेमस टी ब्रांड टेटली टी को भी एक्वायर किया। फिर 2007 में इन्होंने यूरोप की स्टील जायंट कंपनी कोरस को $13 बिलियन में एक्वायर किया। रतन टाटा अपने देश की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। इस चीज का पता इस बात से लगता है जब वो एक दिन अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब उनकी कार रेड सिग्नल पे रुकती है तो उन्हें स्कूटर पर एक आदमी दिखता है जो अपने परिवार के साथ जा रहा था और बारिश होने की वजह से वो भीग रहे थे। वहाँ से उन्हें लगता है कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो इस सिचुएशन में काम आए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल रहे और यहाँ से टाटा नैनो का जन्म होता है। ये कार मात्र 1 लाख रुपए में लॉन्च होती है और ये दुनिया की पहली ऐसी 4 व्हीलर थी जो इतने कम प्राइस पे लॉन्च हुई थी। पर यहाँ पे टाटा ग्रुप इसकी मार्केटिंग में गड़बड़ी कर देता है। वो इसे सबसे चीपेस्ट कार बोलकर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर चीजों का दिखावा सबसे ज्यादा है। लोगों को लगने लगा इतनी सस्ती कार खरीदना बेकार है, जिसकी वजह से टाटा नैनो बहुत बुरी तरह फेल हो जाती है और फिर टाटा को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। पर टाटा ग्रुप की सक्सेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक के बाद एक ऊंचाइयां छूता रहता है। JRD टाटा ने तो बिजनेस को 50 कंट्री तक फैलाया था, पर रतन टाटा ने इसे 100 से भी ज्यादा देशों तक बढ़ा दिया था। जब रतन टाटा ने साल 2012 में टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट लिया तो इसकी वैल्यूएशन $75 बिलियन की हो चुकी थी। इनको अपने काम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे अवार्डों से भी नवाजा गया है। रतन टाटा के बाद साइरस मिस्त्री की एंट्री होती है टाटा ग्रुप में और टाटा ग्रुप के बोर्ड मेंबरों को उनका काम पसंद नहीं आता और 4 साल बाद 2016 में उनको चेयरपर्सन से हटा दिया जाता है। इनके बाद नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है और तब से लेकर अब तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन ही हैं। साल 2024 तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, टाटा ग्रुप $382 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुका है, जिसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ये थी टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।